हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है केंद्र की संरचना और उसके कार्य। केंद्र की संरचना और कार्य जो ये टॉपिक है, इसमें हम जिन जिन चीज़ों का अध्ययन करेंगे उनमें एक है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमेटीन, न्यूक्लियोलस और केंद्र का जो रासायनिक संगठन है उसके बारे में बात करेंगे। और अंत में फिर केंद्र के जो कार्य हैं उन पर चर्चा की जाएगी। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, केंद्र की संरचना, और उसके बाद हम देखेंगे न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, जो केंद्र छिद्र सम्मिश्र है उसकी डिटेल पढ़ेंगे। न्यूक्लियोप्लाज्म केंद्रक द्रव्य को कहते हैं, और जो क्रोमेटिन है वो डीएनए और प्रोटीन का बना हुआ जाल है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और अगला है केंद्रिका, और उसके बाद न्यूक्लियस के रासायनिक संगठन के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस में हम इसके बारे में कुछ एमसीक्यूज़ की बात कर लेते हैं कि इसके बाद इसकी सबसे पहले खोज किसने की थी। ये आपने पढ़ा भी होगा, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा इसकी खोज की गई थी। और जो प्रत्येक जो केंद्रक है उसका निर्माण किससे होता है? प्रत्येक केंद्रक का निर्माण जो पहले के जो केंद्रक होते हैं उनके द्वारा ही होता है, और उनके विभाजन से नए केंद्रकों का निर्माण होता है। जो भी यूकैरियोटिक कोशिका होगी उसमें न्यूनतम एक केंद्रक मिलेगा, इससे अधिक भी हो सकते हैं। अब लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात क्यों नहीं की गई है? क्योंकि हमने जब यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में चर्चा की थी तब बताया था कि केंद्रक झिल्ली यूकैरियोटिक कोशिका में मिलती है और उनमें ही केंद्रक जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। लेकिन जो यूकैरियोट्स हैं उसमें ही केंद्रक हमें देखने को मिलेंगे। आगे हम बात करते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर हम कब देखेंगे। केंद्रक, जैसा कि हमें पता है, केंद्रक जब कोशिका विभाजन होता है उस दौरान पहले केंद्रक झिल्ली लुप्त हो जाती है, अतः केंद्रक की संरचना नहीं दिखाई देती है। इसीलिए केंद्रक की संरचना का जब हम अध्ययन करते हैं वो इंटरफेज स्टेज में करते हैं, अंतरावस्था में करते हैं। और अंतरावस्था कौन सी स्थिति होती है? वो विभाजन की वो अवस्था है या सेल साइकिल की वो स्टेज है जिसमें केंद्रक का विभाजन नहीं हो रहा है। और इसकी संरचना में हमें क्या दिखाई देगा? एक तो केंद्रक झिल्ली जिसने घेर रखा है केंद्रक को, और अंदर एक लिक्विड जो भरा हुआ है जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहा गया है। कैरियोप्लाज्म भी इसी को कहते हैं, कैरियोलिम्फ भी कहते हैं। और तीसरा क्रोमेटिन नेट, और चौथा न्यूक्लियोलस या केंद्रिका जिसे राइबोसोम फैक्ट्री भी कहा जाता है। इसकी संरचना को अब हम डिटेल में चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। ये भीतर का ये जो भाग है, ये सारा, जिसे मैं अभी रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ, ये सारा भाग न्यूक्लियोप्लाज्म है, केंद्रक द्रव्य। और इसको बाहरी तरफ से ये आप देखेंगे ये कवर किया हुआ है केंद्रक झिल्ली के द्वारा। और ये जो केंद्रक झिल्ली है हमें दिखाई दे रही है, ये आंतरिक झिल्ली हो गई, ये बाहरी हो गई। दो झिल्लियों से परिबद्ध हमें दिखाई देते हैं। झिल्लियों के बीच में कुछ गैप हैं जिन्हें कहा गया न्यूक्लियर पोर या केंद्रक छिद्र। इसके अलावा हम देखेंगे कि केंद्रक की झिल्ली के साथ में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी जुड़ी हुई रहती है, और इस प्रकार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसके साथ संलग्न दिखाई देती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर हमें ये जो गोलाकार संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, ये क्या हैं? ये राइबोसोम है। और यूकैरियोट्स में किस प्रकार के राइबोसोम मिलते हैं? यूकैरियोट्स में 80 प्रकार के राइबोसोम देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो टर्मिनोलॉजी है उसकी बात करते हैं हम। दोनों आंतरिक झिल्ली और बाहरी झिल्ली के बीच में एक स्पेस दिखाई दे रहा है जिसे कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। एक वर्ड है हेट्रोक्रोमेटिन और एक वर्ड होता है यूक्रोमेटिन। यदि केंद्रक को क्षारीय अभिरंजकों से अभिरंजित करते हैं उस दौरान जो भाग गहरा रंग प्राप्त करता है, जो अभिरंजित करने पर गहरा रंग प्राप्त करता है वो हेटेरोक्रोमेटिन होता है, और जो हल्का रंग प्राप्त करता है उसे हम कहते हैं यूक्रोमेटिन।
केंद्रक के केंद्रीय भाग में भी मिल सकती है और किनारों पर भी मिल सकती है। एक अधिक गहरी संरचना गोलाकार संरचना दिखाई देती है। ये झिल्ली रहित संरचना है। इस संरचना को क्या कहते हैं? केंद्रिका, न्यूक्लियोलस कहते हैं। न्यूक्लियोलस कहते हैं इसको। तो हमने इसके बारे में एक सामान्य जानकारी समझ ली। अब डिटेल में हम इनको आगे पढ़ते जाएंगे। यूक्रोमेटिन की हमने बात की थी। ये है यूक्रोमेटिन। जो भाग हल्का अभिरंजित होता है वह यूक्रोमेटिन कहलाता है। यह भाग आनुवंशिक रूप से अधिक सक्रिय भाग है। इसके द्वारा एमआरएनए ज़्यादा बनता है और जो हेट्रोक्रोमेटिन होता है उससे एमआरएनए कम बनता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देख रहे हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कोशिका कला। केंद्रक आवरण दो झिल्लियों से बना है। हमने एक बात कर ली थी पहले, जिसके दोनों झिल्लियों के बीच में जो स्थान पाया जाता है उसे क्या नाम दिया था? पेरी न्यूक्लियर स्पेस। जो बाह्य झिल्ली होती है उसके साथ अंतःपरद्रवी जालिका लगातार जुड़ी रहती है और इस अंतःपरद्रवी जालिका पर राइबोसोम भी जुड़े रहते हैं। राइबोसोम जब अंतःपरद्रवी जालिका से जुड़े रहते हैं तब उसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या खुरदरी अंतःपरद्रवी जालिका कहते हैं। केंद्रक का आवरण की जो दोनों झिल्लियां हैं अनेक स्थानों पर मिल जाती हैं और उनके मिलने से छिद्रों का निर्माण होता है। अनेक स्थानों पर मिल जाएंगी और जिससे छिद्रों का निर्माण होता है। किस प्रकार मिलती हैं आगे डायग्राम में देखेंगे। केंद्रक झिल्ली में अनेक केंद्रीय छिद्र मिलते हैं। ये प्रोटीन की बनी एक डिस्कोइड रचना से घिरे रहते हैं जिसे एन्यूलस कहते हैं। तो एन्यूलस और न्यूक्लियर पोर। एन्यूलस जो प्रोटीन की 8 छड़ें मान लो आप, कितनी होगी? 3 3 6 7 और 8। इन छड़ों ने एक छिद्र को घेरा हुआ है। ये छिद्र कहलाएगा न्यूक्लियर पोर और ये 8 जो हैं संरचनाएं ये कहलाएंगी एन्यूलस। ये एन्यूलस और ये छिद्र ये सभी मिलकर ये जो बनेगा इसे बोलते हैं न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। अब जो छिद्र बनते हैं वो किस प्रकार बनते हैं उसको देखते हैं। हम देख रहे हैं कि ये बाहरी झिल्ली है, ये आंतरिक झिल्ली है और एक स्थान पर आके वो मिल गई। इसी प्रकार ये बाहरी झिल्ली, ये आंतरिक झिल्ली है और किनारों पर मिल चुकी है। आंतरिक झिल्ली, बाहरी झिल्ली और ये किनारों पर मिल गई। इस प्रकार मिलते जाने से कुछ छिद्रों का निर्माण हुआ। ये छिद्र बने। ये जो छिद्र है इन छिद्रों में आप देखोगे कि जो किनारे वाले हिस्से हैं, ये वाला, ये जो किनारे पे हिस्से लगे हुए हैं ये हिस्से एन्यूलस या 8 छड़नुमा प्रोटीन्स हैं और बीच में जो छिद्र बच गया ये वाला ये कहलाएगा न्यूक्लियर पोर। और बाहरी 8 जो प्रोटीन की छड़ें हैं एन्यूलस प्लस न्यूक्लियर पोर मिलकर बनाएंगे न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स को। दोबारा देखते हैं हम। ये बाहरी झिल्ली, ये आंतरिक झिल्ली। एक स्थान पर बाहरी और आंतरिक झिल्ली मिल चुकी हैं। इसी प्रकार बाहरी झिल्ली, आंतरिक झिल्ली एक स्थान पर मिल गई हैं। हम देखेंगे कि देख रहे हैं इसमें कि जो केंद्रक की झिल्ली हैं उसके बिल्कुल नीचे एक फाइब्रस लेयर पाई जाती है जिसे फाइब्रस लेमिना कहते हैं। जिसे फाइब्रस लेमिना कहते हैं। अब इनके एक दूसरे से जुड़ जाने के कारण बीच में एक स्पेस क्रिएट हो गया, ये वाला। इस स्पेस के अंदर बाहर की साइड में इस प्रकार प्रोटीन की छड़ें हैं जो 8 छड़ें होती हैं, वो मिलकर एक आकार प्रदान करेंगी, एक गोल आकार, और उसके केंद्रीय भाग में छिद्र रह जाएगा। ये जो छिद्र होता है वो तो कहलाएगा पोर। छिद्र क्या कहलाएगा? पोर। और बाहर वाला एन्यूलस और पोर मिलकर क्या बना देंगे? पोर कॉम्प्लेक्स। इस प्रकार। और हमें यह भी पता है कि जो केंद्र की बाह्य झिल्ली होती है उससे ये राइबोसोम जुड़े हुए हैं।
और यूकैरियोटिक कोशिका के राइबोसोम कैसे होते हैं? 80S प्रकार के। तो यूकैरियोटिक कोशिका के कोशिका द्रव्य में 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। वो केंद्रक की बाहरी झिल्ली पर भी जुड़े रहते हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी जुड़े हुए मिलते हैं और कुछ फ्री अवस्था में भी मिलते हैं। उसके बारे में डिटेल हम पढ़ेंगे, राइबोसोम पढ़ेंगे तब। अब न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स को हम दोबारा इस स्लाइड में और डिटेल में समझते हैं। ये देखेंगे, ये बाहरी झिल्ली, ये आंतरिक झिल्ली। इसके बीच में ये जो स्पेस होता है बाहरी झिल्ली और आंतरिक झिल्ली के बीच में, उस स्पेस को क्या कहा जाता है? उस स्पेस को कहा जाता है पेरी न्यूक्लियर स्पेस। क्या कहा जाता है? ये वाला स्पेस है पेरी न्यूक्लियर स्पेस। बाहरी झिल्ली, आंतरिक झिल्ली। अब ये जिस स्थान पर अंतर्वलित हुई हैं उन स्थानों पर कुछ प्रोटीन जुड़ चुके हैं इस प्रकार, और बीच में एक गोल आकार की संरचना से ये अपने आप को जोड़ लेते हैं और जोड़कर इस प्रकार की संरचना का निर्माण करते हैं। तो हम देखेंगे कि जो बाहर वाले जो 8 जो छड़ें प्रोटीन की होंगी उन्हें हम एन्युलस बोलते हैं, और उसके जो सब यूनिट्स होंगी उन्हें एन्युलर ग्रेन्यूल्स बोलते हैं। और जो बिल्कुल केंद्रीय भाग में होता है उसे हम इक्वेटोरियल फिलामेंट बोलते हैं, इनर पोर फिलामेंट, और उसको एन्युलस से जोड़ने के लिए जो फिलामेंट जुड़े हुए हैं उसे इक्वेटोरियल फिलामेंट कहते हैं। ये एक दूसरा डायग्राम है, दूसरे तरीके से दिखाया गया है। बाहरी मेम्ब्रेन, आंतरिक मेम्ब्रेन एक स्थान पर मिलने के बाद आप देखोगे कि इस स्थान पर, और इधर से जो आने वाली मेम्ब्रेन थी वो भी एक दूसरे से मिल गई, तो एक स्पेस क्रिएट हो गया है। ये स्पेस ही न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स है। और न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स पे जोर इसलिए दे रहा हूँ मैं कि प्रत्येक 1-2 साल में इस पर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो आप लोगों को इसकी संरचना अच्छे से समझ में आई हुई होनी चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड। ये जो डायग्राम है ये आपको आसानी से समझ में आए इसके लिए मैंने बनाया है। आप देखेंगे कि केंद्रीय भाग में जो ये कलरफुल दिखाया गया है ये पार्ट न्यूक्लियर पोर है, और इसके चारों तरफ ये जो ब्राउन कलर में, जिसे अब मैं रेड कर रहा हूँ, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 छड़ें हैं। ये 8 छड़ें कौन सी हैं? जो एन्युलस का निर्माण कर रही हैं। और इन छड़ों से ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ इन 8 एन्युलस जो हैं उनसे कुछ तंतुनुमा संरचनाएं निकल रही हैं। हमें पता है ये मिल किसके बीच में रहा है? न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को ही तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अलग कर रही है। तो न्यूक्लियोप्लाज्म की साइड में जो फिलामेंट नुमा संरचनाएं निकल रही हैं वो ऐसे मिलेंगी, और जो बास्केटबॉल की टोकरी नहीं होती, बास्केटबॉल आपने खेली होगी, उस प्रकार की संरचना बनाएंगी। ठीक है, और उसे नाम दिया जाएगा न्यूक्लियर बास्केट नाम दिया जाएगा। इसी प्रकार जो साइटोप्लाज्म होता है उस साइड में भी इससे फिलामेंट निकलेंगे। उन फिलामेंट को कहा जाता है साइटोप्लाज्मिक फिलामेंट। अब इसे और डिटेल में देखते हैं। आपके समझ में आए? ठीक है, नहीं आए तो जो बुक में डायग्राम दिया हुआ है उसको ही आप बार बार प्रैक्टिस कर लें। ये आप देखेंगे आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बिल्कुल इसी प्रकार की व्यवस्था इस साइड में मिलेगी। ये जो बीच में दिखाई दे रहा है ये है न्यूक्लियर पोर, इसी को हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। इस एनवेलोप से आप देखेंगे कि यहाँ पर ये प्रोटीन्स जुड़ी हुई हैं, ये दिख रही हैं। इन प्रोटीन्स में जो ये प्रोटीन्स बाद में एक न्यूक्लियर पोर को घेरे हुए, पोर तो देखो बीच वाला हिस्सा है, पोर केवल इतना सा हिस्सा है, इसको चारों तरफ से इस मोटी संरचना ने घेर रखा है।
ये बनाती है सेंट्रल ट्रांसपोर्टर, इसे बोलते हैं सेंट्रल ट्रांसपोर्टर। सेंट्रल ट्रांसपोर्टर न्यूक्लियर कोर को घेरे होता है और सेंट्रल ट्रांसपोर्टर से बाहर की साइड में जो एन्युलस की जो प्रोटीन्स हैं वो इससे जुड़ती हैं, उससे हम सेंट्रल स्पोक्स रिंग बोलते हैं जो बीच में है। नीचे वाली को बोलते हैं न्यूक्लियर रिंग, जिससे न्यूक्लियर फिलामेंट निकलते हैं। और ऊपर की तरफ जो साइटोप्लाज्म की साइड में होता है उसे साइटोप्लाज्मिक रिंग बोलते हैं, उससे साइटोप्लाज्मिक फिलामेंट निकलते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था हमें देखने को मिलती है न्यूक्लियर कोर कॉम्प्लेक्स में। नेक्स्ट, न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म भी कैसा मिलता है? बिल्कुल वैसा जैसा साइटोप्लाज्म होता है, जैसा हमें साइटोप्लाज्म देखने को मिलता है। ये भी मैट्रिक्स है लेकिन केंद्रक में मिल रही है, इसलिए इसे न्यूक्लियोप्लाज्म या कैरियोलिम्फ कहा जाता है। यह एक कोलोइडल आधारी द्रव्य है जिसमें अनेक रसायन पाए जाते हैं। इसमें हमें न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, आरएनए, डीएनए पॉलीमरेज, मिनरल्स इत्यादि हमें मिलते हैं और काफ़ी मात्रा में पानी मिलता है। यह वो आधारी द्रव्य का काम करता है जिसमें केंद्रक में होने वाली विभिन्न घटनाओं, विभिन्न जो मेटाबॉलिक एक्शंस हैं वो आराम से हो सकें। इसके लिए न्यूक्लियोप्लाज्म एक आधार प्रदान कर रहा है। जो न्यूक्लियोप्लाज्म है वो सोल अथवा जेल कोई भी रूप को धारण कर सकता है। सोल अवस्था और जेल अवस्था का मतलब क्या है? यदि लिक्विड जो कोई भी कोलोइडल पदार्थ में यदि लिक्विड स्टेज ज़्यादा है तब उसको सोल बोलते हैं। और उन्होंने अपना रूप परिवर्तन किया और रूप परिवर्तन करके थोड़े पेस्ट जैसा आकार बना लिया है तो उसे हम जेल अवस्था बोलते हैं। और ये दोनों अलग अलग स्थितियों में हमें देखने को मिलती हैं न्यूक्लियस में, सोल और जेल अवस्थाएं। जो न्यूक्लियस के अंदर लिक्विड भरा है उसे हमने न्यूक्लियोप्लाज्म कह दिया। उस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर हमें जाल नुमा संरचनाएं देखने को मिलती हैं जिसे कहा जाता है क्रोमेटिन, और ये बिल्कुल धागे नुमा संरचना होती है। क्रोमेटिन नेट क्या है? इंटरफेज अवस्था के हम केंद्रक को देख रहे हैं तो उसमें हमें न्यूक्लियोप्रोटीन तंतुओं की, अब न्यूक्लियोप्रोटीन में दो वर्ड दिखाई दे रहे हैं, एक तो न्यूक्लिक और एक प्रोटीन। न्यूक्लिक मतलब या तो डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक या फिर राइबोन्यूक्लिक एसिड, इनको हम न्यूक्लिक अम्ल बोलते हैं। यदि इनके साथ प्रोटीन जुड़ा हो किसके साथ? न्यूक्लिक एसिड के साथ, तब हम उसे न्यूक्लियोप्रोटीन कहते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्रोटीन। तो क्रोमेटिन नेट न्यूक्लियोप्रोटीन तंतुओं की बनी जालनुमा संरचना है, इसीलिए इसको क्या कहा गया? नेट। नेट मतलब जाल। और नेम किसने दिया था? फ्लेमिंग ने दिया था। ये एमसीक्यू में आ जाता है। कोशिका विभाजन के समय जब कोशिका विभाजन स्टार्ट होता है हमें पता है केंद्रक झिल्ली क्या होगी? केंद्रक झिल्ली तो लुप्त हो जाएगी और जो उसके अंदर स्थित जो क्रोमेटिन है जाल के रूप में, ये क्या करेगा? ये संगठित होना शुरू हो जाएगा और संगठित हो के किसका निर्माण करेगा? इस प्रकार के क्रोमोसोम्स का निर्माण करने लग जाता है। तो जो क्रोमेटिन नेट जाल के रूप में जब ये हमें दिखाई दे रहा है, उस स्थिति में जब ये हमें जाल के रूप में दिखाई देता है तब हम देखेंगे कि जो क्रोमेटिन है वो दो प्रकार के दिखाई देते हैं। जो हल्का विरंजन प्राप्त करता है वो यूक्रोमेटिन है और जो गहरा विरंजन प्राप्त करता है वो हेटेरोक्रोमेटिन होता है। इन दोनों में अंतर, ये हल्का विरंजन और आनुवांशिक रूप से सक्रिय होता है। यानी यूक्रोमेटिन वो भाग है जिससे mRNA का निर्माण होता रहता है, वो भाग यूक्रोमेटिन होता है। और हेटेरोक्रोमेटिन कौन सा है? जो गहरा विरंजन ले। दूसरा, गहरा क्यों ले रहा है? क्योंकि इसमें हिस्टोन प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है और इसको टाइटली यदि डीएनए लिपटा हुआ रहेगा बड़ी मजबूती के साथ हिस्टोन प्रोटीन के साथ में, तो उससे mRNA का निर्माण नहीं हो पाता है। तो यह आनुवांशिक रूप से कम सक्रिय भाग होता है। कौन सा? हेटेरोक्रोमेटिन वाला। अब बात कर रहे हैं केंद्रिका की। केंद्रिका, इसकी खोज फोंटाना ने की थी और इसकी संरचना इस प्रकार की दिखाई देती है।
ये एक केंद्रक में पाया जाने वाला झिल्ली रहित एक ऐसी संरचना है जो केंद्रक में मिलती है। लेकिन कब मिलेगी? उसी टाइम तक मिलेगी जब तक कोशिका विभाजन प्रारंभ नहीं हुआ है। जैसे ही कोशिका विभाजन प्रारंभ होता है उसके पश्चात केंद्रिका दिखाई देनी बंद हो जाती है। और केंद्रिका का कार्य क्या है? केंद्रिका का कार्य है राइबोसोम का निर्माण करना। राइबोसोम किसके बने होते हैं? राइबोसोम बने होते हैं आरआरएनए और प्रोटीन के। और डिटेल हम कब पढ़ेंगे? डिटेल राइबोसोम को पढ़ते समय पढ़ेंगे। हाँ, जो केंद्रिका है उसमें हम देखेंगे कि क्रोमेटिन या गुणसूत्र के कुछ विशेष हिस्से होते हैं। उन हिस्सों को न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन बोलते हैं, एनओआर बोलते हैं। इन स्थानों पर आरआरएनए का निर्माण होता है। ये वो स्थान है जो इस केंद्रिका के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। मतलब कोई भी क्रोमोसोम है, उस क्रोमोसोम का जो हिस्सा न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन कहलाता है वो इस केंद्रिका वाले हिस्से के साथ अटैच रहता है। लास्ट, केंद्रक के कार्य। केंद्रक के क्या कार्य हैं? केंद्रक में क्या होता है? केंद्रक में क्रोमेटिन होता है। क्रोमेटिन यानी न्यूक्लियोप्रोटीन, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बनी संरचना, धागेनुमा संरचना को ही क्रोमेटिन कहा गया है। यदि ये बिखरा हुआ धागा रहता है तब क्रोमेटिन नेट कहते हैं। जब यह संगठित हो जाता है और गुणसूत्र कहलाता है। इसके अंदर क्या होती है? आनुवांशिक सूचनाएं निहित हैं। आनुवांशिक सूचनाएं जेनेटिक कोड के रूप में पाई जाती हैं। तो केंद्र का एक कार्य तो यही हो गया कि आनुवांशिक सूचनाएं रखता है। दूसरा, हम जानते हैं कि नई कोशिकाएं, ये नई कोशिकाएं हैं, पुरानी कोशिका के विभाजन से बनती हैं। हमने कोशिका सिद्धांत में पढ़ा था। उसमें यह भी पढ़ा था कि नए जो केंद्रक बनेंगे वो नए केंद्रक पुराने केंद्रकों के विभाजन से बनेंगे। तो आनुवांशिक सूचनाएं एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में कैसे जाएंगी? केंद्रक के माध्यम से ही आनुवांशिक सूचनाएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इनका संचरण होता है। फिर कोशिका विभाजन जब भी होगा उसके लिए केंद्रक का विभाजन होना अनिवार्य शर्त है। यदि केंद्र का विभाजन नहीं होगा तो कोशिका विभाजन भी नहीं हो रहा है। इसके अलावा केंद्रक क्या कार्य करता है? केंद्रक एमआरएनए का निर्माण करता है। एमआरएनए का निर्माण करेगा, आरआरएनए का निर्माण करता है। केंद्रक में स्थित जो केंद्रिका है वहाँ राइबोसोम का निर्माण होगा। यानी एक कोशिका की पूरी प्रोटीन निर्माण और एंजाइम निर्माण की जो मशीनरी है उसका निर्माण कहाँ हो रहा है? केंद्रक के अंदर हो रहा है। और केंद्रक के द्वारा इस प्रकार कोशिका के उपापचय का नियंत्रण किया जाता है कि कोशिका कौन कौन से कार्य करेगी और कौन से कार्य नहीं करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने बड़े ध्यान से सुना। और जो भी कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। थैंक्स ए लॉट।